काइनेमेटिक्स में दो चीजें हैं बेसिकली ब्रॉडली। हाँ, पहले ये चीज देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स ना एक टर्म, ब्रॉड टर्म होती है, मैकेनिक्स उसका पार्ट होती है। सो काइनेमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स क्या होता है, डेफिनेशन आप देख सकते हो। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑन बॉडीज। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, कि जैसे कोई बॉडी मोशन कर रही है, जैसे बॉल रोटेट कर रही है, स्पिन करती है बॉल, आप सबने क्रिकेट में देखा होगा, या और भी बहुत सारे बॉल स्पोर्ट्स हैं, टेबल टेनिस टाइप, जिनमें बॉल स्पिन करती है। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक टाइप का मोशन कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो उसके पीछे क्या कॉज है। ठीक है, तो अगर बॉल को मुझे स्पिन कराना है तो मुझे कुछ सर्टेन एंगल पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो फोर्स इज द कॉज ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द बॉल। समझ में आ रहा है आपको? कॉज क्या है बॉल के स्पिन करने का? जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ सर्टेन एंगल पे जिससे वो स्पिन कर रही है, तो वो कॉज है, उसकी वजह से स्पिन हो रहा है। और इफेक्ट क्या है? इफेक्ट आप देख सकते हो अपनी नेकेड आई से कि बॉल जो है स्पिन हो रही है, दैट इज द इफेक्ट। तो इफेक्ट आप ऑब्जर्व करते हो, उसके पीछे का कॉज हम डिटरमाइन करते हैं फिजिक्स से। ठीक है, तो ब्रॉडली मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। मैकेनिक्स में हम क्या देखते हैं कि कोई भी बॉडी जो किसी टाइप का मोशन कर रही है, उस मोशन का क्या कॉज है, कौन सी फोर्स है, क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, और वो जिस टाइप का मोशन कर रही है वो कैसा है, वो रोटेटरी है, तो वो इफेक्ट हो गया कि बॉडी मोशन में है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ मोशन, इज इट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इज इट रोटेटिंग इन अ सर्कल, इज इट स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो टाइप जो है ना, किस टाइप का मोशन है उसे इफेक्ट बोल सकते हो आप, किस फोर्स ने कैसा इफेक्ट दिया। कोई फोर्स सर्कल में रोटेट कराएगी, कोई फोर्स स्ट्रेट लाइन में चलवाएगी, कोई फोर्स अपने ही एक्सिस पे रोटेट कराएगी, तो थिंग्स लाइक दैट। तो इन मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ बॉडीज। नाउ मैकेनिक्स के अंदर दो टर्म्स आती हैं ब्रॉडली, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। गोइंग बाय द डेफिनेशन से ही चलते हैं। Kinematics is the branch of mechanics which analyzes the effects, that is the parameters and properties of motion. अब आपको क्या समझ में आया इससे? काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो ये एनालाइज करती है कि इफेक्ट जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो क्या पैरामीटर्स हैं उस इफेक्ट्स के, और क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी मोशन की। जैसे कि सपोज करो, जब मैंने एग्जांपल लिया था कि बॉल इज डूइंग सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर एक पैरामीटर है मोशन का, मोशन को डिफाइन करने का। सर्कुलर इज अ पैरामीटर, बॉडी मोशन तो कर रही है और सर्कुलर कर रही है। और प्रॉपर्टीज क्या हो गई, कितनी स्पीड से सर्कल में घूम रही है, कितना रेडियस का सर्कल है, ये सब प्रॉपर्टीज में आ गया। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में आप डील करते हो, मोशन को एनालाइज करते हो बेसिकली उन पैरामीटर, मोशन के स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे। जैसे कि मैंने बोला अ बॉल इज इन मोशन, तो क्या पैरामीटर्स हैं सर? इट इज इन सर्कुलर मोशन, वो रोटेट कर रही है, तो सर्कुलर इज वन पैरामीटर की टाइप ऑफ मोशन कैसा है। ओके, देन एट व्हाट स्पीड द बॉल इज रोटेटिंग, तो वो एक और पैरामीटर है। तो काइनेमेटिक्स में हम जो बॉडी ऑलरेडी मोशन में होती है उनके पैरामीटर को स्टडी करते हैं कि बेसिकली उस मोशन के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या टाइप्स हैं, इन डिटेल स्टडी करते हैं मोशन को। लेकिन मोशन में तो है, तभी हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि कोई बॉडी कुछ तो मोशन कर रही है। अब वो किस तरह का है, वो किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है, दैट इज स्टडी ऑफ दोज थिंग्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच एनालाइजेस द कॉज, ठीक है, ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज की कौन सी फोर्सेज हैं। देख, ऑब्वियसली सबसे बेसिक कॉज क्या होता है, कोई भी चीज मोशन में आती है तो कि उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। जैसे आपको पता है, हम पेन हवा में उछालते हैं, वो नीचे गिरता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो नीचे गिरने का कॉज क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करती है जो भी ऑब्जेक्ट हम हवा में थ्रो करते हैं, वी थ्रो एनीथिंग इन द एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स इट डाउन। तो वो कॉज जो है उसका नीचे आने का, किसी ऑब्जेक्ट का जिसको हम एयर में थ्रो करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो डायनेमिक्स में आ गया कि हमने कॉज की स्टडी करी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में क्या आएगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा किस 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 उस वजह से हुआ, मतलब नॉट एग्जैक्टली वजह, बट जैसे मैं आपको सर्कल वाला एग्जांपल दिया था, उससे आप समझ आ गया होगा कि एक मोशन है, तो पहली बात मोशन किस टाइप का है हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर्कुलर है। फिर सर्कल में है तो कितनी स्पीड से, एक ही मोशन की डिटेल में जाते रहते हैं अलग अलग तरह की। ठीक है, बट डायनामिक्स में एकदम उल्टा है कि अगर कोई चीज मोशन में है तो क्यों मोशन में है, बस हम वाई पता करते हैं, वाई दैट थिंग इज इन मोशन। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में हम हाउ पता करते हैं कि हाउ दैट थिंग इज इन मोशन, की मोशन है तो किस तरह का है, क्यों है वो डायनामिक्स में देखते हैं, किस तरह का है वो काइनेमेटिक्स में देखते हैं। तो एक्सप्लेन तो कर दिया, मेरे को लगता है ब्रॉडली डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। क्विकली मेरे को चैट में बता दो, अक्षत एंड दीपिका एंड आई गेस मलिनी हैज आल्सो ज्वाइंड। सो ये डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? क्विक यस और नो।
बताओ बताओ. Deepika is saying yes. Malini is saying yes. Akshay is saying yes. Perfect. चलिए आगे चलते हैं. मूविंग अहेड. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, थोड़ा सा और ध्यान से समझने वाला भी है. हर इंटरेस्टिंग टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है क्योंकि वो आगे जाके कंफ्यूजिंग ना बन जाए. सो कौन सा मार्कर सिलेक्ट करें? आई गेस ब्लैक अच्छा लगेगा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या समझ में आ रहा है आपको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत ही बेसिक मीनिंग बताऊं, सारी डेफिनेशंस को भी इग्नोर करते हुए, सारे पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए एक वन लाइन में आपको बताऊं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिस एंगल से या जिस 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 पर्टिकुलर जगह से, पर्टिकुलर प्लेस से जहां से आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, किसी होते हुए मोशन को. ओके, सम मोशन इज टेकिंग प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू, देन एट व्हाट एंगल एंड फ्रॉम विच प्लेस यू आर ऑब्जर्विंग दैट मोशन, किस जगह से, किस तरह से आप उस मोशन को होते हुए देखते हो, उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअली वैरी करता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है. तो अभी डेफिनेशन से थोड़ा समझते हैं. सो डेफिनेशन सेज द फ्रेम अटैच्ड विद द ऑब्जर्वर, ठीक है, और द पॉइंट फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट्स आर टेकन. पहला पॉइंट बाय लार्ज क्लियर होगा, एक बार डिफाइन कर देता हूं. ऐसा फ्रेम जिससे एक ऑब्जर्वर अटैच्ड हो, मतलब अगर आप मोशन को देख रहे हो तो कोई देख रहा होगा ना, जो पर्सन एक मोशन को देख रहा है वो, जैसे मैं कहूं कि मालिनी और दीपिका लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और अक्षत आप दोनों को देख रहा है, तो आपको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? अक्षत एट सम डिस्टेंस से देख रहा है कि आप दोनों यू आर फाइटिंग. ओके, और यू आर डांसिंग. डांस कर लेते हैं, फाइटिंग थोड़ा सा करेंगे नहीं हम दोनों. तो अगर आप दोनों डांस कर रहे हो और अक्षत, अब मैं बोलूं कि अक्षत ने मुझे बताया कि सर मालिनी एंड दीपिका आर डांसिंग, तो अक्षत इज द ऑब्जर्वर क्योंकि उसने नोटिस किया कि किस तरह का मोशन दोनों बॉडीज कर रहे हैं. ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है? ऑब्जर्वर. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलवेज हैज एन ऑब्जर्वर. ठीक है, और द पॉइंट फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट्स आर टेकन. अगर आप लोग सपोज करो यहाँ पर ये मालिनी है, ये दीपिका है, और अक्षत यहाँ कहीं से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेके ये जहां तक जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं द पोजीशन और द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, समझ गए ना क्या मतलब? वो पॉइंट जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, वो पॉइंट जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट्स आर टेकन इज कॉल्ड एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस पॉइंट को बोलेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से ऑब्जर्वर आप लोगों को देख रहा है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द पॉइंट फ्रॉम वेयर मेजरमेंट्स आर टेकन. सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर एंड डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर. Second point is also very much easy to understand. कि कोई बॉडी मोशन में है, ये आप हमेशा इसको डिफाइन करने के लिए ना, वेदर अ बॉडी इज इन मोशन और नॉट, कोई बॉडी मोशन कर रही है नहीं, इसको डिफाइन करने के लिए यू ऑलवेज नीड टू थिंग्स. वन इज एन ऑब्जेक्ट विच इज अंडरगोइंग द मोशन एंड सेकंड थिंग इज द ऑब्जर्वर विच इज ऑब्जर्विंग द मोशन. ठीक है, अगर मरीनी और दीपिका डांस कर रहे हैं और अक्षत उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा, तो मुझे कैसे आके बताएगा वो कि सर दे बोथ ऑफ देम आर डांसिंग? तो वी नीड एन ऑब्जर्वर टू आइडेंटिफाई कि मोशन किसी टाइप का कोई बॉडी अंडरगो मोशन कर रही है. अगर सपोज करो कोई साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व ही नहीं करता, ठीक है, अगर वो न्यूटन ऑब्जर्व ही नहीं करता कि एप्पल, व्हाई द एप्पल इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, तो हम कभी बोल सकते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज समथिंग और समथिंग? नहीं ना, कोई स्पेसिफिक मोशन को एक ऑब्जर्वर चाहिए ये बताने के लिए कि वैसा मोशन हुआ है. ठीक है ना, जस्ट लाइक हिस्ट्री, कोई इवेंट पास्ट में होता है, फिर उसको नरेट करते हैं लोग कि ऐसा ऐसा इवेंट हुआ था. तो दैट इज वाई मोशन भी बताने के लिए, वेदर अ बॉडी इज डूइंग मोशन और नॉट, यू नीड एन ऑब्जर्वर जो दूर से देख करके बताए कि यस दिस बॉडी हैज परफॉर्म्ड दिस टाइप ऑफ मोशन. तो ऑलवेज रिमेंबर, मोशन की डेफिनेशन में एक ऑब्जेक्ट होगा जो मोशन करेगा, एन ऑब्जेक्ट विल बी देयर व्हिच इज अंडरगोइंग द मोशन, एंड द सेकंड थिंग विल बी एन ऑब्जर्वर व्हिच इज ऑब्जर्विंग द मोशन. So always when you have to define whether an object is in motion or not, you have to use both the terms object and observer. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, इसके बिना आप डिफाइन नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? That is why motion is a combined property of object and observer and defined with respect to an observer. तो आप ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में हमेशा डिफाइन करते हो कि मोशन किस टाइप का हो रहा है. ठीक है,
सेम चीज है ना, क्लियर हो गया ना कि कोई से मलिनी और दीपिका रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, मलिनी और दीपिका रनिंग कर रहे हैं, और इसको मैं एक और एग्जांपल बना सकता हूँ। ठीक है, यहां पे अक्षत खड़ा है और यहां से दोनों ने स्टार्ट की रनिंग, स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से, ठीक है। अब मैं ये कैसे बताऊंगा कि फिनिश लाइन को क्रॉस करके दीपिका और मलिनी इस साइड पहुंच गए हैं, ये मैं अक्षत की हेल्प से ही बताऊंगा, बिकॉज अक्षत इज ऑब्जर्विंग दैट मलिनी एंड दीपिका आर रनिंग ऑन द ट्रैक एंड दे हैव क्रॉस्ड अक्षत। तो मैं किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा, एक ऑब्जर्वर अक्षत के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंड ऑलवेज वी डिफाइन द टाइप ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ठीक है। मैं अक्षत के रिस्पेक्ट में बोलूंगा कि सिंस बोथ ऑफ देम हैव क्रॉस्ड अक्षत दैट इज व्हाई दे हैव रीच्ड द फिनिश लाइन। अक्षत को क्रॉस करने के बाद फिनिश लाइन आ रही है, तो क्योंकि आपने अक्षत को क्रॉस कर लिया दैट्स व्हाई यू हैव फिनिश्ड द रेस। ऐसा कि एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपके मोशन को डिफाइन किया जाता है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बात बोली कि व्हेन विल यू से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कि यहाँ पे सपोज अक्षत खड़ा है और मैं कब बोलूंगा कि मलिनी इज वॉकिंग ऑन द रोड, व्हेन मलिनी विल कम क्लोजर 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 एंड पास बाय अक्षत, उसको पास बाय करेंगे और आगे निकल जाएगी, देन आई कैन से विद रिस्पेक्ट टू अक्षत मलिनी इज वॉकिंग, क्योंकि अक्षत एक ही जगह पे खड़ा है, अक्षत इज स्टैंडिंग एट वन प्लेस, ही इज स्टैंडिंग एट वन प्लेस एंड मलिनी स्टार्टेड इट्स मोशन फॉर समवेयर बैक साइड, started and she crossed passed by the location where Akshat was standing। तो इस लोकेशन को मलिनी ने पास बाय कर लिया, दैट इज व्हाई आई कैन से दैट शी इज वॉकिंग। उसने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास बाय किया है और उस ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ये बात क्लियर हो गई कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तभी हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ओके। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट, ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। इसको मैं कार वाले एग्जांपल से समझाता हूँ एवरी टाइम व्हेन आई टीच दिस पॉइंट। सपोजिटली यू आर ड्राइविंग विथ योर फादर, ठीक है, आप अपने पापा के साथ ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। नाउ योर फादर इज ड्राइविंग द कार और आप उनके को पैसेंजर सीट पे बैठे हो, ठीक है ना, कार में आगे होती है ना को पैसेंजर सीट, वहां पे आप बैठे हुए हो। नाउ you are going for some to market, okay, to fetch some groceries and your mother is standing at the door of your house and she is saying goodbye, okay, bye bye। Now tell me one thing, ये सोच के मुझे बताओ, your father is driving the car, your mother standing at the entrance and is saying goodbye, in respect to which observer, first option is your father or your mother, second option is your mother, first option is your father, second option is your mother, with respect to which observer will you say that you are moving। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझाता हूं, आप गाड़ी में बैठे हो, आपके फादर गाड़ी चला रहे हैं, घर से निकले हैं जस्ट, आपकी मदर डोर पे खड़ी है पीछे, आपको बाय बाय कर रहे हैं वो, ठीक है, गुड बाय बोल रहे हैं, तो आप किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोलोगे कि आप मोशन कर रहे हो या आप रेस्ट पे हो, किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोलोगे कि आप मोशन कर रहे हो? फर्स्ट ऑप्शन फादर, सेकंड ऑप्शन मदर। थोड़ा बहुत भी किसी को क्लियर हुआ तो लेट मी सी, अक्षय, दीपिका एंड मलिनी प्लीज ट्राई। आप किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोलोगे कि आप मोशन में हो, आप चल रहे हो, और या फिर ये बता दो कि आप किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोलोगे कि आप रेस्ट पे हो, लेकिन डिफाइन करना। सेकंड, सेकंड कौन? मलिनी, मदर, अच्छा, मदर के रिस्पेक्ट में आप बताओगे कि आप मोशन में हो, ओके। किसी और कोई और आंसर है? अक्षत और दीपिका, according to mother we are in motion, okay। What about, okay, Deepika is also saying mother, okay, what about Akshat?
Akshat? Okay. Akshat, I'll explain, don't worry. Mother. All of you are correct. With respect to your mother, you will say that you are moving, you are in motion. Okay. But with respect to your father, you are at rest. Kyunki your father is driving the car and you are sitting in the same car. So with respect to your father, you are always sitting on the seat and you are not in motion. Okay. He will say the car is moving, but you are not moving. Okay. So with respect to your father, you are at rest. But with respect to your mother, she is observing you at some distance. She is not in the car. She is outside the car. So she has a different frame of reference. With respect to your mother, you guys are moving. आपकी मदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो आप बोल सकते, तो वो बोल सकती है कि ये बोथ ऑफ देम आर सिटिंग इन द कार, दोनों गाड़ी में बैठे हैं और ये मूव कर रहे हैं. बट आपके फादर ये नहीं बोलेंगे कि आप मूव कर रहे हो, वो बोलेंगे बैठा ही तो है साथ में, साथ वाली सीट. तो आपके फादर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके मदर के रिस्पेक्ट में यू आर इन मोशन. तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ऑब्जर्वर बदल देंगे तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है, ये चीज बदल जाएगी अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दूं, ऑब्जर्वर बदल दूं. ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. आपके फादर एक ऑब्जर्वर है, पर वो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कार के अंदर, वो कार के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन. आपकी मदर कहाँ खड़ी है, बाहर, आउट ऑफ द कार, तो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूर है, दूर का है, मतलब डिफरेंट है. तो विद आपने एक चीज सीखी है कैसे हम अगर ऑब्जर्वर चेंज कर देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देंगे, तो यह चेंज हो जाएगा कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट. I hope it's clear to all of you because all of you have given correct answer. Now, let me describe what is a point object. An object whose dimensions are neglected or ignored compared to its motion or distance traveled. Okay. पॉइंट ऑब्जेक्ट में बेसिकली हिंदी में समझाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, बट आप लोग सब एक बार ना पॉइंट्स पढ़ लो फटाफट, उसके बाद मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा, बट डेफिनेशंस आप लोग पढ़ लो. एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशंस आर नेग्लेक्टेड और इग्नोर्ड कंपेयर्ड टू इट्स मोशन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड. Second point says a point object indicates a tiny object counted as a dot object to simplify all the calculations. Okay. Third point says all the particles of the point object undergo the similar kind of motion. तो ये तीन definitions हैं जो point object की हैं, और ये तीनों combined कर दी जाएं तो correct definition बनती है point object की. ठीक है, तो आप ऐसा मत समझो कि first point या second point या third point अपने आप में correct है. ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज को हमें लिंक करना पड़ेगा. अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा एक ही प्रॉपर्टी को, तब जाके पॉइंट ऑब्जेक्ट की कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी. ठीक है, तो डेफिनेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है पॉइंट ऑब्जेक्ट की. तो फिजिक्स में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, फर्स्ट गो विद द फर्स्ट पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट whose dimensions are neglected or ignored compared to its motion or distance traveled. इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि अक्षत इज राइडिंग अ बाइक. ठीक है, अब बाइक का कुछ साइज होगा, ठीक है, कुछ डायमेंशन होगी, बाइक की कुछ लेंथ होगी, विड्थ होगी. ठीक है, बट इफ आई एम सेइंग दैट अक्षत इज राइडिंग अ बाइक इन दिल्ली एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस मोशन फ्रॉम मुंबई. ठीक है, तो दिल्ली टू मुंबई इज अ लार्ज डिस्टेंस, ह्यूज डिस्टेंस, 1200 किलोमीटर्स, मोर देन 1200 किलोमीटर्स. ओके, इतना दूर मैंने ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कर दिया, मतलब ऑब्जर्वर को इतना दूर खड़ा कर दिया मैंने. मोशन कहां हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, मोशन इज टेकिंग प्लेस इन दिल्ली, बट ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम मुंबई. सो जब मैं ऑब्जर्वर का डिस्टेंस इंक्रीज कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस तो उसके कंपैरिजन में स्मॉल ही दिखेंगी. यू गेट दिस पॉइंट, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करने वाले पर्सन का इतना दूर खड़ा करा है मैंने, उसे इतना ज्यादा डिस्टेंस है जिससे वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस है वो बहुत कम है. जितनी बाइक की लेंथ है क्या उतना ही डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस इज इन किलोमीटर्स, बाइक की लेंथ विल बी इन मीटर्स, 2 मीटर 3 मीटर, मैक्सिमम 2 मीटर ही होता है, उससे क्या है, मतलब वो उससे लंबा भी नहीं होता बाइक. ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2 मीटर्स. सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस कंपैरिजन फेयर? ये आपको समझ में आया कि कैसे मैं ये बोलता हूं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड या मोशन जो जहां से ऑब्जर्व हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में क्यों ऑब्जेक्ट को निग्लेक्ट या इग्नोर कर देने, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर कितने दूर खड़ा है, दिल्ली टू मुंबई 1200 किलोमीटर्स, तो उसके रिस्पेक्ट में जो बाइक की डायमेंशन है वो तो बहुत छोटी होगी ना, इतनी कि वो निग्लेक्ट ही कर सकते हो. 1200 किलोमीटर के सामने 2 मीटर क्या होता है, इट्स हाई, मतलब 2 मीटर. आप बोलोगे कि आप 1200 किलोमीटर तक की रोड नाप रहे हो, उसमें आपने 1-2 मीटर की मिस्टेक कर दी तो उसको नेग्लेक्ट कर दोगे ना, ऐसे ही 2 मीटर ही तो है ना. तो दैट्स वेरी वेरी स्मॉल मार्जिन, इसीलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं उन
उन ऑब्जेक्ट्स को फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिनका मोशन हम बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो। पहले पॉइंट की समरी क्या है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, जिनका मोशन हम बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि बाइक राइड कर रहा है अक्षर दिल्ली में एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस मोशन फ्रॉम मुंबई, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि बाइक की डायमेंशंस कंपैरेटिवली बहुत छोटी है, ठीक है। उतनी दूर से तो मुझे दूर से देखूंगा तो मुझे डॉट ही तो दिखाई देगा अक्षर। मुंबई से देखूंगा, आपने तो कॉमन लाइफ में देखा होगा ना, जितनी दूर से आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हो उतना छोटा होता जाता है। प्लेन में बैठे हो कभी, नहीं बैठे तो अभी छत से किसी टॉल बिल्डिंग से देख लेना, किसी मॉल वगैरह की किसी टॉप फ्लोर से, नीचे वाले लोग काफी छोटे दिखते हैं, है ना। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, उसमें भी होता है ये। तो बस यही पॉइंट ऑब्जेक्ट की पहली डेफिनेशन ये है। अब दूसरी डेफिनेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स में हम दिखाते कैसे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को, तो पॉइंट की तरह ही दिखाते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इंडिकेटेड एज अ टाइनी ऑब्जेक्ट काउंटेड एज अ डॉट, ठीक है। तो अगर मुझे फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है किसी डायग्राम में, तो मैं सिंपली एक डॉट लगा दूंगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट की तरह एक डॉट की तरह ही सिंबलाइज किया जाता है। तो ठीक है, ये बात याद रखना। इससे होता क्या है, जैसे कि मुझे एक पूरा सिस्टम बनाना है, एक ब्लॉक उसके ऊपर एक और ब्लॉक उसके ऊपर एक और ब्लॉक, और ये तीनों सिस्टम साथ में मूव कर रहे हैं, तो इन तीनों को इतना ना बनाकर मैं एक सिस्टम बना सकता हूँ एज अ डॉट, कि इन पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इनका कंबाइंड वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इनके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो देखो इससे कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन काफी ईजी हो जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेने से। किसी भी सिस्टम को जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, कोई ऐसा मोशन जिसपे, जैसे पीछे करता हूं मैं, वही एग्जांपल लेते हैं कार वाला। कार थोड़ी अजीब बनी है बट ओके। अब देखो यहाँ पे सीट्स हैं, यहाँ पे लोग बैठे होंगे। इन तीनों पे क्योंकि कार आगे चल रही है, तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स पे एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा, है ना। डू यू गेट दिस? तो बजाय मैं ये पूरा सिस्टम बनाऊं, कितना आसान होगा मैं एक डॉट बना दूं, क्योंकि ये तीनों पे सेम फोर्स लग रहा है, और मैं इसको आगे की तरफ दिखा दूं। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई ना, हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो उनको डिनोट करना, उनको प्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? एज अ स्मॉल डॉट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, टू सिंप्लीफाई द प्रेजेंटेशंस, ठीक है। कम टाइम लगता है। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन का, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं एक ब्लॉक को रिप्लेस कर रहा हूं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया था लेट्स से 20 न्यूटन का, और मैं उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ब्लॉक का अपर पार्ट भी 20 न्यूटन से आगे की तरफ मूव करेगा, लोअर पार्ट भी 20 न्यूटन से आगे की तरफ मूव करेगा, और मिडिल पार्ट भी 20 न्यूटन से आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट की, ये अपर पार्ट में जो पार्टिकल्स हैं, मिडिल पार्ट में जो पार्टिकल्स हैं, और लोअर पार्ट में जो पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे एट वन टाइम, एट वन प्लेस, एट वन स्पीड, एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ मोशन को अंडरगो करते हैं। अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो सारे लेफ्ट जाएंगे, और राइट जा रहे हैं तो सारे राइट जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के सारे जितने भी पार्टिकल से मिलके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना है, जितने भी पार्टिकल से मिलके बना है, वो सारे पार्टिकल्स एकदम सिमिलर, एकदम एक जैसा मोशन प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तभी हम उन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स एक टाइम पे एक जैसा मोशन शो करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्विकली राइट इन द चैट, सब लोग बता दो, अक्षत, दीपिका एंड मालिनी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस क्लियर हुए? ओके, आई क्रिएट अ पोल इंस्टेड, आप लोग को चैट में वो आता होगा। Yes, quickly tell me on the poll. Yes, one vote only. Two votes. Ah, yes, sir. Okay. All of you have said yes, so it's perfectly fine for me on the chat as well as on the poll.
Okay, moving on to our next concept, which is some important points which you have to remember. Starting with the first point, a particle is constrained to move in a straight line and can only change its direction of motion opposite to its original direction of motion. Now, this first point is related to the name of the chapter. What is the name of the chapter? Let me take a blank page and explain this to you. Name of the chapter is motion in a straight line. Motion in a straight line. What happens in this chapter, वो ये बताना चाह रहा है कि whatever type of motion which we will read in this chapter, हम जिस भी तरह का मोशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्ट्रेट चैप्टर का नाम ही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसको पूरा 180 डिग्री रिवर्स घूमना पड़ेगा और फिर ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल पहले तो स्ट्रेट लाइन में जाए फिर कुछ कर्व बना ले, नो। अगर इसको टेढ़ा चलना है तो वो स्टार्टिंग से ही टेढ़ा चलेगा, इट कैन नॉट बी एट अ पर्टिकुलर एंगल। Okay, if you want to change your track, you can only change your track by rotating 180 degrees, exactly opposite to your initial direction. अगर आप पहले ऐसे जा रहे थे, अब आप exactly उल्टा जाएंगे। exactly 180 डिग्री समझते हैं ना, पूरा 180 डिग्री का टर्न ले लेना। So that is what is the first point of that thing is saying that motion particle is constrained in this first chapter जो हम पढ़ रहे हैं motion in a straight line, particle is constrained to move in a straight line, सिर्फ वो straight line में ही चल सकता है, and can only change its direction of motion opposite to its original direction of motion, ठीक है। अगर original direction of motion towards right है तो change करके कहाँ जा रहा होगा, left में, ठीक है। right और left में कौन सा एंगल है, exactly 180 डिग्रीज का, तो सिर्फ आप 180 डिग्री टर्न ले सकते हो और किसी भी तरह से आपको डायरेक्शन चेंज करना अलाउड नहीं होता है इस चैप्टर के मोशंस में, ठीक है, जो भी मोशन आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। Position of a point is the expression of its accurate location from a pre-chosen reference point called origin. ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, आराम से एक बार आप लोग देख लो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, इसमें आप बता रहे हो कि आप किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते हो, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, लेट दैट पॉइंट बी एक्स, is the expression of its accurate location from a pre-chosen reference point called origin, ठीक है। Now I will explain this also. अब आपने रीड कर लिया होगा, आपने रीड नहीं किया तो एक और बार रीड कर लो मेरे साथ। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एक्स इज द एक्सप्रेशन, इस पोजीशन में क्या एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इट्स एक्यूरेट लोकेशन फ्रॉम अ प्री चोजन, पहले से चूज किया हुआ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आई नीड अ ब्लैंक पेज अगेन। ओके, सपोज करो ये मैंने कोई पॉइंट बनाया एक्स, तो आप कैसे बताओगे आप तीनों कि ये पेपर पे या स्क्रीन पे मैंने कहाँ एक्स बनाया है? कुछ आपके पास है इसको डिफाइन करने के लिए कि सर आपने स्क्रीन के राइट साइड में बनाया है, स्क्रीन के मिडिल में बनाया है, स्क्रीन के अपर पार्ट में बनाया है, लोअर पार्ट में? कितना ब्रेक लगेगा? अपर पार्ट में तो अपर पार्ट में कहाँ, लोअर पार्ट मींस लोअर पार्ट में कहाँ, मिडिल मतलब मिडिल में कहाँ? ऐसे कैसे बताओगे आप कि सर बस आपने स्क्रीन पे कहीं पे तो एक पॉइंट लगा के एक्स लिख दिया, इस पॉइंट की लोकेशन कैसे बताओगे, स्क्रीन पे मैं पॉइंट मैंने कहाँ लगाया है? नहीं बता पाओगे ना ऐसे। अगर मैं बस सिर्फ एक पॉइंट मार्क कर दूं, ठीक है, बजाय उंगली रख के दिखाने के, वो तो अब हो नहीं सकता क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। उसके अलावा कोई और वे पॉसिबल लग रहा है कि आपको बताने का? कि सर एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इसकी पोजीशन बता दूं एक्स पॉइंट की, आपने कहा मार्क किया है स्क्रीन पे? नहीं है ना, बट सुन तो रहे हैं ना, तीनों क्लास में है, तीनों क्लास में है। अक्षत, आर यू फ्रॉम महाराष्ट्र? Meanwhile, you answer. I'll continue with the concept. So, to define the location of this point x on the screen, इस x point की आपको लोकेशन बताने के लिए you need some pre-chosen reference point. कोई आपको reference point चाहिए pre-chosen, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे एक्सेस ड्रॉ कर लें, दो एक्सेस ड्रॉ कर लें,
ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसे आप दो एक्सिस ड्रॉ कर लें, ठीक है। एंड ऑन द वाई एक्सिस यू नेम द पॉइंट्स एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिमिलरली दिस पॉइंट इज 0, जहां पे दोनों लाइंस मीट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, 0 से इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे 1 2, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, जहां पे दोनों लाइंस मीट करते हैं, ओरिजिन, ठीक है। देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आपने एक रेफरेंस सिस्टम बना लिया, आपने पूरी स्क्रीन को एक 2D ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया। अब आप बोल सकते हो एक्स की पोजीशन क्या है? सर एक्स की पोजीशन इज, इसको अगर मैं 7 और 8 के बीच में 7.5 मान लेते हैं, एंड यहाँ पे 9 और 10 के बीच में है तो 9.5 मान लेते हैं। So the location of x point is 9.5, 7.5, ठीक है। ये लोकेशन आप ऐसे बता सकते हो, आपने एक प्री चोजन रेफरेंस सिस्टम बनाया ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस बना के, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आपने बताया कि क्या पोजीशन है। सपोज करो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी बनाता हूँ, इसकी लोकेशन आप कैसे बताओगे? आप दो लाइंस ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। तो पी पॉइंट की क्या पोजीशन है? पी पॉइंट की पोजीशन है 6,5। हमेशा पहले जो एक्स एक्सिस पे जहां कोऑर्डिनेट फॉल करे, जहां लाइन परपेंडिकुलर लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे फॉल करे, जिस पॉइंट पे, पहले वो लिखते हैं। तो हमेशा पहले एक्स का लिखा जाएगा, तो मैंने पहले 6 लिखा है, और वाई एक्सिस पे कहां फॉल हुई मेरी परपेंडिकुलर लाइन? 5 पॉइंट पे, तो फिर 5 मैंने बाद में लिखा है। तो किसी भी पॉइंट की आपको रैंडमली लोकेशन बतानी हो तो आप एक ग्राफ सिस्टम बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद से आप दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले आप एक्स का पॉइंट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, 6 को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये सब आप पढ़ के आए होंगे, जस्ट क्विक रिवीजन। और 5 को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो ये चीज है, ठीक है। इसकी मदद से आप, तो किसी भी पॉइंट की आपको लोकेशन बतानी हो, एट रैंडम नहीं बता सकते, आपको एक प्री चोजन रेफरेंस सिस्टम चाहिए जो मैंने ग्राफ बना करके बनाया, उसके रिस्पेक्ट में मैं उनकी लोकेशन बता पा रहा हूं, ठीक है। और ओरिजिन की हमेशा क्या लोकेशन होती है? ओरिजिन की लोकेशन होती है 0,0। ये एक्स एक्सिस पे भी 0 पे पड़ता है देखो, और वाई एक्सिस के भी 0 पे पड़ता है, ठीक है। आई होप नाउ फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट आर क्लियर टू यू। फर्स्ट एंड सेकंड तो क्लियर होगा। नाउ थर्ड पॉइंट को देख लो, इफ द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो मैंने आपको एक कार वाला एग्जांपल दिया, इन व्हिच यू आर ड्राइविंग विद योर फादर एंड योर मदर इज सेइंग गुड बाय फ्रॉम द डोर ऑफ द हाउस, ओके, entrance of the house. If your position is not changing with respect to your the frame of reference, अगर मैं आपकी मदर को सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊं, that you have only one frame of reference, that is your mother's eyes, ठीक है, आपकी मम्मा की आईज से मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, और मैं उन्हीं को सिर्फ उन्हीं को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊं, अगर उनके रिस्पेक्ट में आप मूव नहीं कर रहे, ठीक है, देन यू आर एट रेस्ट, ठीक है। इफ योर पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज the time passes, then we can say that the object is at rest. अगर आपने कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लिया, जैसे आपने देखा सड़क पे चलते हो आप और एक पेड़ है सड़क पे, a tree is planted, when you walk on the street you pass by that tree on the street, okay, but if you are standing right beside the tree and somebody is observing you from some distance, what will he say? He will say that you are at rest, because he is observing tree and you together at the same time. So for him the tree is the frame of reference, and with respect to that frame of reference you are not moving, that is why you are at rest, ठीक है। या फिर आप खुद को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो, if you are standing beside a tree, okay, and you can make tree as your frame of reference, you can see yourself from the eyes of the tree, and from the eyes of the tree you are not moving anywhere, okay, so that is why you are at rest. So to define whether you are at rest or not, what is important, that your position should not change with respect to your frame of reference with time, okay. If you are standing beside the tree at 10 a.m. and you are also standing beside the same tree at 10:05 and at 10
10 minutes at 11 a.m. also, then since the time is passing by but your position is not changing, that is why I can say that you are at rest. ठीक है, समय बीतता जा रहा है, धीरे 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 टाइम बीत रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन वही है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्री है. ट्री के रिस्पेक्ट में आप कहीं भी मूव नहीं हुए, तो इसका मतलब आप कैसे हो? रेस्ट पे हो. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है, पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम with respect to the frame of reference, then the object is in motion. Our fourth point is exactly opposite. If your position is changing with time with respect to the frame of reference, then you are said to be in motion. अगर आप स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो, एक पेड़ है, आपने दूर से देखा उस पेड़ को, 10 meters अवे थे आप पेड़ से, then after 5 minutes you are near the tree, okay, exactly near the tree, and after 5 minutes you have passed the tree and you have crossed like 20 meters ahead of the tree, or 20 meters ahead, 20 मीटर आगे निकल गए आप पेड़ से. तो क्या बोलेंगे कि पहले आप 10 मीटर पीछे थे, फिर 5 मिनट बाद आप एकदम साथ में थे, फिर उसके और 5 मिनट बाद आप 20 मीटर आगे हो. इसका मतलब आप मोशन कर रहे हो. आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्री है. और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, 5 मिनट 10 मिनट टाइम बीत रहा है ना, तो उसके साथ साथ आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ओके, just quickly tell me, are all these 4 points clear? All of you, Akshad, Deepika and Malini. Okay, yes sir, but I live in Delhi. Okay, perfectly fine, perfectly fine. I also live in Delhi. Okay, all of you are saying yes, perfect. I had a blank page to explain all this, but I did it and did not use this. Okay. So maybe this will be the last topic for the day. What is rest or what is motion? We have already done this, but we'll just do it again just to make you more memorable, this topic more memorable, so that it fits in your memory for like decades to come. साल के साल भी जब भूलो ना कि रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन करते हैं, तो डेफिनेशन फिर से पढ़ो. और एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन यू आर सेट टू बी एट रेस्ट. जैसे कि क्वेश्चन क्या है, आर द पैसेंजर्स इन द बस एट रेस्ट और इन मोशन. ये बस जो है, इसमें जो बैठे पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट पे हैं या मोशन पे? ये कैसे डिफाइन करोगे आप? देखो, एक बस स्टैंड है, वहां पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, और एक बस आ रही है जिसमें कुछ लोग ऑलरेडी बैठ के आ रहे हैं. तो जो पैसेंजर्स हैं बस में, ये रेस्ट पे हैं या मोशन पे हैं? कैसे डिफाइन करोगे? ये आप ऐसे डिफाइन करोगे दैट पैसेंजर्स इन दी बस आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर. अगर आप एक दूसरे से कंपेयर करो, सो ईच पैसेंजर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स को पैसेंजर. आपके साथ वाले को देखोगे, जो आपका को पैसेंजर है, विद रिस्पेक्ट टू हिम you are at rest because he is also traveling along with you. So technically you will at any time, at any given time, when you will whenever you will move your face to see him, you will see him then and there at the same position. Okay, it's not like that you are moving in the bus and all of them are left behind. No, everybody inside the bus is moving along with the bus with the same speed, and they are covering the same distance in same time. सो विद रिस्पेक्ट टू योर को पैसेंजर यू आर एट रेस्ट. उनके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो क्योंकि वो भी साथ साथ ही चल रहा है आपके. बट द पैसेंजर्स विच आर इन द बस आर इन मोशन relative to, compared to the people which are at bus stop, because the people which are at bus stop are at some distance away from you. ठीक है ना? और वो बस स्टॉप पे हैं. बस स्टॉप इज स्टेशनरी, बस स्टॉप इज नॉट मूविंग, but you are inside the bus and the bus is moving. So for them you are in motion. Okay, for all the passengers inside the bus are doing motion. For the people who are standing or sitting at the bus stop, okay, but for each one of you, for a co-passengers, you are at rest. So you understand the difference between rest and motion. When you are in bus, for some people you are in motion, but for others you are at rest. But who are those others for which you are at rest? वो कौन से others हैं जिनके लिए आप रेस्ट पे हो? That is your co-passenger, जिनके साथ आप बस में चल रहे हो. वो लोग जो है उनके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे होते हो क्योंकि आपके साथ साथ वो बस में चल रहे हैं. और जो बस स्टॉप पे बैठे हैं, बस स्टॉप पे आपका वेट कर रहे हैं, जो बस को दूर से आता हुआ देख रहे हैं, उनके लिए आप मोशन में, या बस में बैठ के आ रहे हो, बस चल रही है, आप चल रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर में आप उन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाओगे. ठीक है, तो विद टाइम योर पोजीशन इज चेंजिंग. So that's what it says. Rest and motion are relative terms. They are not absolute
Okay, we cannot absolutely say that a person is absolutely at rest or absolutely at motion. They are relative terms. We change the observer, okay, then the definition also, the state of motion also changes. Okay, a body can be at rest or in motion with respect to the reference frame. ठीक है, ये बात भी आपको पता चल गई कि we need a frame of reference to define whether a body is at rest or in motion. We need a frame of reference. We need an observer who is observing you to define with that you are undergoing some motion. ठीक है, there is no body or object which is perfectly at rest. ऐसी कोई body या object नहीं है जो perfectly rest पे होगा. ठीक है, this also is clear. A man in a moving train is at rest with respect to a co-passenger, but he is in motion with respect to a man outside the train. The same thing I explained you. The third point है, which is this is exactly same to the point to the example जो मैंने driving में लिया था. You are driving in with your father and your mother is observing from outside. ठीक है, तो that is in the respect of train. Same चीज है. आप ट्रेन में हो, so you are at rest with respect to your co-passenger, but you are in motion with respect to a man which is watching you from outside the train. Okay, because the train is passing by that man, you are also passing by. Okay, a lot of poles, trees pass by when you are inside the train, so for them you are in motion, but for your co-passenger which is sitting along with you, you are at rest, because both of you are moving with the same speed and the same direction, so he will feel that you are at rest. Okay, we have just 5 minutes left. Let me ask if you have any doubts, or if you have anything to ask. Are the topics rest, motion, relative terms, frame of reference, point object, are these things clear to all of you, Akshat, Deepika and Marini? Everything is clear. Akshat is saying, Marini is saying yes, Deepika is saying yes. Okay, perfectly fine. All of you are saying yes. Okay. One small topic for today. I'll just give you the introduction. I'll not go in that depth because the time is almost up. So मैं आपको बस ऊपर से I'll give you just the crux. What is distance and by the way, do you have any idea about what is distance and displacement? So you can also write in the chat, or you can raise your hand. So Akshat and others, Malini, Deepika, आप लोग hand raise करके, या better to write in the chat. If you have an idea, just write in the chat. According to you, what is the idea? Yes sir तो लिख दिया. कोई आइडिया है डिसीजन सिस्टम के बारे में? If not, I can tell you. आपने सुना तो होगा डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट. Is if you are able to recall, because all of you are 12th pass. Akshat, you have 12th pass. आपने chapter करा हुआ होगा. I think in your 11th class you must have read this chapter. Do you have anything you remember about what is distance and what is displacement? What is the difference between the two?
Akshat is saying, okay, somebody has raised hand. Malini has raised hand. Yes, Malini. This is actual path travel or the length between the 2 points, like body travel. Okay, good. Distance is the length of the path taken by an object, whereas displacement is the distance between the objects. Is the initial and the final position of an object. The Okay. distance. All of you are right. Actual path covered by an object is called the distance. Shortest path covered is the displacement. Okay, perfect, perfect, perfect. Same definitions are here. Distance covered by a body is the total length of the actual path covered while traveling from initial to final position. Suppose it's because A to B. You can see in the diagram, there are two ways in going from A to B. Either you can go from the curved path or you can go from the straight line. ठीक है, दो तरह से जा सकते हो. Curved path ले लो या straight line ले लो. बट आप कोई भी पाथ लो, एक्चुअल आपको कितना लेंथ लगा जाने में उस पॉइंट तक, आपके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में. Somebody is also raising hand again. Akshat was trying to raise hand, I guess. Akshat, you want to say something? कुछ बोलना है आपको बेटा? Okay, not a problem. तो डिस्टेंस इज एक्चुअली द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. ठीक है, जो आपने आपने जो भी पाथ पे चले उस पाथ की टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज द डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट लाइक दैट. यू मे टेक एनी पाथ यू वांट टू गो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. आप किसी भी पॉइंट से जाओ, ठीक है, दैट डजंट मैटर कि आप कौन से पाथ से गए. शॉर्टेस्ट पाथ कितनी लेंथ का है, दैट इज व्हाट मैटर्स. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. Okay, or initial point or a final point of the journey, we can also define like that. But shortest displacement does not care about which path you have taken to travel from A point to B point. Displacement only cares about which is the shortest path to travel from A point to B point. Okay, so that's a short introduction of distance and displacement, and you already know. We will do some questions on that. Okay, no problem, Akshat. We'll do some questions on that in the next class. Okay, I'll give some more maybe tips, not tips, but some important points to remember: the differences between distance and displacement, and the points from where they can frame questions. So I'll give you those points in the next class. And it's time for your, I guess, botany class or zoology class. I guess zoology class. You have your biology class basically to sum up. So all the best for that, and thanks for joining, everyone. I hope you have no doubts. If you have any doubts about today's session, you can ask me. Do you have any doubts?